तो मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ, आपको पता है? मुजफ्फरपुर में एक बम कांड हुआ था, ये एक्चुअली है क्या? मुजफ्फरपुर को ही बम कांड कहा गया, मुजफ्फरपुर बम कांड बोलिए। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट एक अधिकारी थे, किंग्स फोर्ट की जो हत्या का जो प्रयास किया गया था, कब किया गया था? 1908 ईस्वी में किया गया था। किनके द्वारा? महान शहीद खुदीराम बोस। अमर रहे खुदीराम बोस, बचपन में बोलते होंगे, खुदीराम बोस अमर रहे। यही खुदीराम बोस थे और दूसरा इनके मित्र प्रफुल्ल चाकी थे। इन दोनों ने किंग्सफोर्ड यानी अंग्रेज के एक अधिकारी थे, तो उनका नाम किंग्सफोर्ड था और ये मुजफ्फरपुर में किसी पोस्ट पे थे। तो मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किनके द्वारा किया गया? तो बोलिएगा खुदीराम बोस और दूसरा नाम प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों ने किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किए बम फेंक के, और वो जगह था मुजफ्फरपुर। इसीलिए बोलते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ? 1908 में हुआ। किनके द्वारा किया गया? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दो महान शहीद थे, इनके द्वारा किया गया। ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ सकता है, और क्यों नहीं पूछेगा? पूछना भी चाहिए। बीपीएससी में तो हमेशा पूछा है। और जो मैं आप सभी को एक बात कह देंगे, किसी भी शिक्षक को आप इससे अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कोई भी शिक्षक हो, आप भी एक शिक्षक बनने वाले हैं। बीपीएससी टीआरई 4 देंगे या 5 दे या 6 दे, मेरी प्रार्थना है कि टीआरई 4 जब आवे उसमें सिलेक्शन हो जाए। लेकिन या हम नोट्स पढ़ा गए हों, या आप किसी का नोट्स पढ़ रहे हैं, या कोई भी किताब लेके पढ़ते हैं, वो किताब आपको सफलता में एक सहायक की भूमिका में होता है। वही किताब से पूरा क्वेश्चन आ जाए, ये संभव नहीं है। हाँ, संभव इतना है कि आप उसी किताब को, एक किताब को 10 बार पढ़ के जो प्रश्न पूछेगा वो प्रश्न वहां से बन जाए। लेकिन पढ़ना आपको होगा। 10 किताब पढ़े कि एक किताब पढ़िए या 20 किताब पढ़िए, लेकिन किताब बस सहायक की भूमिका में होगा। और माता रानी माँ सरस्वती, जो मेहनत करता है सफलता उसको आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा। तो जजमेंट नहीं कीजिए कि सर ये नोट्स आप पढ़ा रहे हैं, नोट्स ये तो किताब में भी है, बिल्कुल किताब में है। बहुत सारे टीचर का पढ़ते होंगे पीपीटी या ये। आप बस इसलिए नहीं पढ़िए कि फालतू है, फालतू समझ के ही पढ़ लीजिए, नहीं तो फालतू नहीं बनिए। अगर आपको लगता है फालतू हम बन रहे हैं और फालतू के साथ फालतू बन जाए, तो बिल्कुल निकल जाइए। लेकिन विश्वास के साथ पढ़िए। भाई साहब, मैं जो भी भाई-बहन देख रहे हैं, भविष्य के भावी शिक्षक कितना ही कहेंगे, ये सब वन लाइनर फॉर्म में अवश्य है, लेकिन ये छाँटा हुआ प्रश्न है। और बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एसएससी, तमाम में ये प्रश्न पूछता है। और छठी से 12वीं तक का एनसीईआरटी का ये वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। तो बिल्कुल पढ़िए, बाद बाकी आप समझदार हैं, आपको हम सलाह ही दे सकते हैं। बाद बाकी आपको, आपके सामने हम दिखते ज़रूर हैं, न हम आपके सामने दिखते हैं, आप भी दिखते हैं कमेंट के माध्यम से, लेकिन फिज़िकली कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो सावधान हो जाएँ, और जिनसे भी पढ़ते हैं वहाँ पढ़िए और ईमानदारी से पढ़िए। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग सो के वीडियो देखते होंगे, लेकिन बैठिए और मन लगा के पढ़िए। पता है ये वीडियो बनाने से पहले हमें नींद आ रहा था, बिलीव नहीं होगा, भगवान की कसम है, मैं नहाया हूँ। एक ढोल पानी से, 1 बाल्टी पानी से नहाया, मूड फ्रेश किया। जब मैंने बोला जब मुँह ही धोना है, तो नहा लो, नींद भी टूट जाएगा, फ्रेश हो जाएँगे और पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो आप भी जब-जब नींद आवे लगे, तो नहा लीजिए। फेस वाश मारने से और फेयर लवली लगाने से या कोई क्रीम लगाने से शाइनिंग आ सकता है, एनर्जेटिक नहीं बन सकते। एनर्जेटिक आपको अंदर से बनना होगा, और एग्ज़ाम यूँ ही नहीं निकलता है, आपको पढ़ना होगा लगन के साथ और सही तरीके से, ठीक है? ये क्लास 8वाँ है, मैं फिर चिल्ला के बोल दूँ, ये क्लास 8वाँ है। ये क्लास सॉरी 9वाँ क्लास है। ये जीके जीएस का बीपीएससी टीआरई 4 या 5 कोई भी है। ये 9वाँ क्लास है, और जीएस के लिए ये हिस्ट्री है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो बोलते हैं ना, 1885 से लेके 1947, उसी के बीच के कालखंड को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है? इस चीज़ को आप समझिए। और हमारे पास कोई बहुत बड़ा साधन नहीं है कि हाईटेक, मेरे पास जो है वो आपको हम पढ़ा रहे हैं। और मैं एक वादा ये भी करता हूँ, मैं मेरा प्रयास होगा, एसपीडी हो या महेश कुमार बर्णवाल की जो बुक आती है वन लाइनर, वो भी हम आपको उसका पीडीएफ डाल-डाल के हम पढ़ा देंगे। कम से कम हम रिवीजन तो करवा दें, बाद बाकी किताब तो आपके पास है। और ये नोट्स अगर चाहिए तो आप प्ले स्टोर से नौकरी तक डाउनलोडिंग करके ले लीजिएगा। ठीक है? चलिए, इतना बढ़िया प्रश्न है, देखिए ना साहब, बढ़िया प्रश्न है। और बिल्कुल कभी भी आपको भी कोई अगल-बगल में कमेंट करता होगा, "ए, बहुत दिनों से पढ़ रहा है, कुछ नहीं होगा", तो भी टेंशन होता होगा, टेंशन आएगा, टेंशन लेना नहीं। हमें भी टेंशन आता है, घर में, परिवार में, यहाँ तक कि यूट्यूब पे भी अच्छा बोलते हैं तो खुशी होता है, और एक नेगेटिव बोल देते तो थोड़ा मन दुःख होता है। लेकिन दुखी क्यों?
न हम उसको देख रहे हैं, ना वो मुझे देख रहा है, बस डिजिटली हम उसको वीडियो देते हैं, डिजिटली वो कमेंट करता है, तो दिल पे क्यों लेना? बिल्कुल नहीं लेना। तो इसीलिए आपको भी बोलते हैं, कोई भी कुछ बोले, फ़ोन पे आपको बोल दे या घर में भी, तो दिल पे मत लेना। बस आप पढ़ लो, नौकरी ले लो, सरकारी नौकरी, तो फ़ायदे में रहेंगे। चलिए, ठीक है? दूसरा, दूसरा सवाल देखिए क्या बोलता है, खुदीराम बोस अमर रहे। खुदीराम बोस को फांसी कब दे दिया गया? तो बोलिएगा 1908 में ही, चूँकि इन्होंने कांड कर दिया था और कांड करना भी चाहिए। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, बोलिए मेरे साथ, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को शहीद खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। कब दिया गया? 11 अगस्त, डेट भी याद रखिएगा, 11 अगस्त 1908 को। क्यों दिया गया? क्योंकि खुदीराम बोस और इनके दोस्त प्रफुल्ल चाकी दोनों ने मिलके किंग्सफोर्ड को, मुजफ्फरपुर में बम फेंक के हत्या करने का प्रयास किए थे, इसीलिए इनको फांसी दे दिया गया 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को। फिर बोलिएगा सर प्रफुल्ल चाकी को नहीं दिया गया क्या? प्रफुल्ल चाकी जब पकड़ने वाले थे, वो जब उनको पुलिस देख लिया तो उससे पहले ही वो अपने गोली मार लिए थे, तो इनको फांसी नहीं हुआ। ठीक है, तो खुदीराम बोस अमर रहे। और तीसरा सवाल देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक पार्टी बना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया? तो बोलिएगा 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में इस पार्टी की, कौन पार्टी? एचआरए, एच मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना की गई, 1924 में किया गया। किनके द्वारा किया गया? इस नाम को याद रखिएगा, बीपीएसटी 1 में पूछा हुआ है। सचिंद्र सान्याल पहला नाम, दूसरा राम प्रसाद बिस्मिल और तीसरा नाम चंद्रशेखर आजाद। इन तमाम ने मिलके कानपुर में इन तीनों ने मिलके एक पार्टी का गठन किया, एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। जो इसकी जो स्थापना कानपुर में 1924 ईस्वी में इन तीनों दोस्तों ने, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल और चंद्रशेखर आजाद, इन तीनों ने मिलके इस पार्टी की यानी एचआरए की स्थापना की। ये पूछा हुआ प्रश्न है साहब, इसके डीप में भी जा सकते हैं, लेकिन वन लाइनर फॉर्म में है, तो इसको आप सुन लीजिए, कम से कम सुन सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप भाई साहब प्लीज। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो कितना बढ़िया प्रश्न, यहाँ देखिए साहब, यहाँ देखिए, बचपन से पढ़ते होंगे, सरफरोशी की तमन्ना गीत किसने लिखा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। बचपन से ही पढ़ते होंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना बाजुए, इस तरह का आपने पढ़ा होगा। तो सरफरोशी की तमन्ना जो गीत किसने लिखा? राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो पढ़िए, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पे दिया गया? तो बोलिएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जेल में दिया गया। क्यों दिया गया? तो एक कांड इन्होंने किया था सब मिलके, काकोरी षड्यंत्र मामले में गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो जान गए कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दिया गया, तो ये काकोरी कांड के कारण, तो ये है क्या? इसको भी जान लीजिए। ये कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र हुआ था। इसके कारण राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दिया गया। अगला सवाल, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद की जो मृत्यु हुई वो कब हुई? 27 फरवरी 1931 को, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? इन्होंने अपने देश के लिए मर मिटने का प्रतिज्ञा लेते हुए, जब लास्ट में एक गोली बचा तो इन्होंने अपने सिर में ही देश के नाम ठोक लिए। 1931, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एक मैदान था, फील्ड था इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। इनकी मृत्यु कब हुआ? 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931 के दिन को याद रखिएगा। 27 फरवरी 1931 के मच्छर है, 27 फरवरी 1931 कहाँ पे? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने पुलिस का जो मुठभेड़ हुआ था, गोलीबारी हुआ था, उसमें अपने आप को इन्होंने जान से मार दिया था। अगला सवाल, जेल में भूख हड़ताल, जेल में भूख हड़ताल से किनकी मृत्यु हुई थी? तो बोलिएगा जतिन दास की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल वेरी वेरी इंपोर्टेंट, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1913 में,
1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने किए थे। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? कहिएगा 1913 में। 1913 में लाला हरदयाल ने क्या किया? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में एक जगह है, वहीं पे गदर पार्टी की स्थापना किए थे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको ले लीजिए। ये देखिए क्या बोलता है, भारतीय क्रांति भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा गया? वेरी वेरी याद कर लीजिए, भारतीय क्रांति की माँ किसको कहा गया? भिकाजी रुस्तम कामा। कहीं कहीं पे भिकाजी कामा लिखा आता है, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? भिकाजी रुस्तम कामा। इनको भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। और इनका जन्म कब हुआ? तो 24 सितंबर 1861 ईस्वी को 24 सितंबर 1861 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। अगला सवाल लीजिएगा, भारतीय तिरंगा जो अपना तिरंगा है, भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला, ये जानना चाहिए। प्रथम महिला यही थी, हमारी माँ, जो भारतीय क्रांति की माँ थी, भिकाजी कामा। भिकाजी कामा बोलिए या भिकाजी रुस्तम कामा, इन्हीं का नाम है। भारतीय क्रांति की माँ थी और इन्होंने भारतीय तिरंगा को सर्वप्रथम प्रथम महिला थी जिन्होंने लहराया था, और वो भी कहाँ? 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ड एक जगह है, जर्मनी के स्टुटगार्ड में 1907 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? भारतीय तिरंगा को सबसे पहले लहराने वाली, फहराने वाली प्रथम महिला थी। प्रथम महिला कौन थी? ये भारतीय क्रांति की माँ भिकाजी कामा थी। अगला सवाल लीजिएगा भाई साहब, नेहरू किसने कहा कि नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू जो है, एक राष्ट्रभक्त है? दूसरी तरफ जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, ऐसा किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल साहब ने तुलनात्मक किया। मोहम्मद इकबाल साहब ने तुलना किया किनका? जिन्ना और नेहरू का। और उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू क्या? एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक पॉलिटिशियंस है, राजनीतिज्ञ है। ये किसने कहा? इकबाल साहब ने। मोहम्मद इकबाल साहब ने कहा। अगला सवाल लेते हैं, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक गीत है, आमार सुनार बांग्ला। ये एक्चुअली बांग्लादेश का अभी राष्ट्रीय गीत है। अभी जो बांग्लादेश, जो बगल में हमारा पड़ोसी देश, वहां पर क्या है? बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है, वो किसने लिखा? अभी जो बांग्लादेश में जो राष्ट्रीय गीत है, उसका नाम है आमार सुनार बांग्ला। इस गीत को किसने लिखा? तो कहिएगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने। रविंद्रनाथ ठाकुर ने। चलिए अगला सवाल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न लीजिएगा भैया यहाँ पे। बंग भंग बंग भंग बंग भंग की घोषणा कब हुआ? बंगाल विभाजन, मतलब 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा हो गई। बंग का मतलब बंगाल, और इसी बंगाल में पहले कौन था? बिहार, झारखंड सब था, उड़ीसा सब था। तो बंग भंग की घोषणा कब हुआ? 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 को बंग भंग की घोषणा हो गई। इसके बाद बंग भंग के बाद क्या शुरू हो गया? बंगाल विभाजन जब हुआ, इसकी जब घोषणा हो गई 19 जुलाई 1905 को, तो इसके बाद की घटना क्या हुई? तो इसके बाद की घटना वही बोल रहा, बंग भंग के बाद क्या शुरू हो गया? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। स्वदेशी मतलब सभी लोग अपने देश का सब कुछ अपनाओ, विदेशी को भगाओ, विदेशी का बहिष्कार करो, विदेशी कपड़े को बहिष्कार करो, विदेशी शिक्षा को बहिष्कार करो और स्वदेशी अपनाओ। तो बंग भंग की घोषणा के बाद क्या शुरू हो गया? स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुआ? आपको पता है 19 जुलाई 1905 को बंग भंग का घोषणा हुआ। अगले महीने 7 अगस्त अगले महीने 7 अगस्त 1905 को क्या? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की घोषणा कर दिया गया। और इतना ही नहीं, बंगाल जो बंग भंग बोलते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। किनके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। और प्रभावी कब से हुआ? 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर, 2 महीना बाद, 16 अक्टूबर 1905 से जो बंगाल का जो विभाजन है वो लागू हो गया पूरे देश में। प्रश्न 3-4 यहां से बनेंगे। बंग भंग की घोषणा कब हुआ? तो 1905 में। कब? 19 जुलाई। इसके बाद की घटना क्या हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन।
स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब से माना गया? अगले महीने 7 अगस्त। जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो 7 अगस्त से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। और जब स्वदेशी आंदोलन चालू हो गया, तो इसके बाद क्या हुआ? जो बंगाल का विभाजन हुआ, वो नियम से कब से शुरू हो गया कि बंगाल विभाजन 1905 में जो किया गया बंग भंग, इसके लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया 1905 में। लेकिन लागू कब से हो गया कि नहीं, अब बंगाल का विभाजन हो चुका है संविधान के आधार पर? उस समय अंग्रेजों का संविधान था, तो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया। अगला प्रश्न लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मुस्लिम लीग जो कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो कहिएगा 1906 ईस्वी में हुआ। और किसने किया? सलीमुल्लाह खान ने किया। और प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? आगा खां को। आगा खां प्रथम मुस्लिम लीग के अध्यक्ष माने गए। बात समझे? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो कहिएगा 1906 ईस्वी में। किसने किया? सलीमुल्लाह खान ने किया। और मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? आगा खां को। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न क्या है सर। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से तो प्रभावी हो गया, लेकिन बाद में जाके बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। नहीं, ये गलत है, यानी बंगाल विभाजन को रद्द कर दो। किसने? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में क्या हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। 1905 में क्या हुआ था? बंग भंग, यानी बंगाल विभाजन की शुरुआत हो गई, लागू भी कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 को, प्रभावी हो गया। लेकिन 5-6 साल बाद 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब आया, भारत का वायसराय बना, तो इसको क्या किया? रद्द कर दिया। नहीं, बंगाल का विभाजन बिल्कुल नहीं होगा, जैसा है वैसा ही होगा। समझ गए? अगला सवाल, मार्ले मिंटो सुधार जो बिल आया था, वो 1909 में आया था। मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम। अगला सवाल, दिल्ली आज जो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, अब दिल्ली के बारे में जानिए। दिल्ली को राजधानी बनाने का जो घोषणा कब हुआ? यही 1911 ईस्वी में, कि नहीं अब भारत की राजधानी। 1911 में क्या था? 1910 तक भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, लेकिन 1911 में घोषणा कर दिया गया कि नहीं, दिल्ली को अब भारत की राजधानी बनाने की घोषणा हुआ। और आगे देखिए इसी से मिलता जुलता सवाल, भारत भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब कर दिया गया? 1911 में घोषणा हुआ कि नहीं, भारत की राजधानी अब दिल्ली कहलाएगा, कलकत्ता नहीं। 1911 में घोषणा हुआ। अगले साल 1912 में क्या हुआ? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया। और किसने किया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया? 1912 में किया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। और इसकी घोषणा कब हुई? 1911 ईस्वी में, याद रखिएगा 1911 ईस्वी में घोषणा हो गया। अगला सवाल पर चले भाई साहब। अच्छा लग रहा है क्लास या नहीं लग रहा है? कोई बातचीत नहीं, बस पढ़ाई पे बातचीत चल रहा है, और चलना भी चाहिए। एग्जाम आएगा तो समझ लीजिएगा ये काम आएगा। गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, का निर्माण कब हुआ? 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ। अगला सवाल, जिस इंडिया गेट का नाम भी बदल गया, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो कहिएगा 10 साल बाद 1921 में इंडिया गेट का निर्माण नई दिल्ली में किया गया। इंडिया गेट, ये दोनों प्रश्न पूछता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो पहले गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में, इसमें आप 10 ऐड कर दीजिएगा तो 21 हो जाएगा, यानी इसके बाद 1921 ईस्वी में इंडिया गेट का भी निर्माण किया गया। और आपको ये भी प्रश्न पूछता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, प्रिंस ऑफ वेल्स का जो अपना भारत है, जो जो ब्रिटेन का राजा हुआ करता था, तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ? वो भारत कब आए? 1921 ईस्वी में ये भारत आए थे। 1921 जब भारत में इंडिया गेट का निर्माण हुआ 1921 में, उसी साल प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ। ये बताइए यहाँ तक का जो मैंने पढ़ाया कैसा लगा? अब बोलना होगा साहब। अब जीके जीएस बिल्कुल याद करने की चीज नहीं है। आप बचपन में पढ़े हैं, बस उसको रिवीजन करना है। और उस समय में अगर बताया होता, रिवीजन का मतलब ये होता है कि 2 दिन 5 दिन पे उसको रिवाइज कीजिए। लेकिन अब समय आ गया, चूंकि नौकरी लेना है, तो चिल्ला चिल्ला के बोलना होगा, बाद बाकी नहीं। अगर आपकी क्षमता है मने मन पढ़ ले तो पढ़ लीजिए। क्या कारण है कि कोई भी शिक्षक हो, क्या कारण है कि शिक्षक को याद रहता है? क्योंकि वो बोल बोल के पढ़ाता है। और आप सुन सुन के पढ़ते हैं, लेकिन भूलने की बीमारी नहीं होती है, क्योंकि आप बोलते नहीं है। तो बोलिए,
मेरे साथ बोलिए। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जापानी जहाज, एक जापानी जहाज था, उसका नाम था कामागाटा मारू। कामागाटा मारू, ये जापानी जहाज का नाम था। वो ये जो जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पे यानी भाड़ा पे किसने लिया था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में बाबा गुरुदत्त सिंह ने गामा, यहाँ देखिए, कामा कामा गाटा मारू, कामा गाटा मारू, ये कौन जहाज था, किस देश का? जापानी जहाज था। नाम सही लगता है। इसको किराए पे यानी भाड़ा पे किसने लिया? तो कहिएगा बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में। ये आप कहिएगा ऐसा क्या खास था इस जहाज में? यही खास है कि एग्जाम में पूछ रहा है। अब पूछ सकता नहीं, पूछेगा। ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है। अगला सवाल लीजिए। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? कहिएगा 1916 ईस्वी में होम रूल की स्थापना हुआ। और इसी में एक दो सवाल, तीन सवाल है। 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में 1913 में, बाल गंगाधर 1916 में, 28 अप्रैल 1916 को पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की। और तीसरा सवाल, 3 सितंबर, इसी साल के सितंबर में, 3 सितंबर को, 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अडयार, मद्रास के अडयार में इसकी स्थापना यानी होम रूल लीग की स्थापना। आपसे पूछेगा होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ? 1916 में। और पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? तो कहिएगा बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया? तो डेट भी आपको पता है कि 28 अप्रैल 1916 को तिलक साहब ने पुणे में और एनी बेसेंट ने मद्रास के अडयार में 3 सितंबर को, 3 सितंबर को, 3 सितंबर को क्या किया? होम रूल लीग की स्थापना। तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ? 1916। 1916, 1916 की घटना क्या है? होम रूल लीग की स्थापना। पुणे अडयार, पुणे में तिलक और मद्रास के अडयार में एनी बेसेंट ने इसका शाखा खोला, यानी ब्रांच ऑफिस खोला होम रूल लीग की स्थापना के लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और नोट्स आप ले लीजिएगा। ठीक है, नोट्स के लिए बहुत लोग प्रश्न करते हैं। ये जो नोट्स है, जो नोट्स आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये नोट्स मात्र कितने पेज का है? 39 पेज का है। कितने पेज का है? 39 पेज का यह नोट्स है। कितने पेज का है? 39 पेज का नोट्स है। आप ये प्ले स्टोर खोलिएगा। प्ले स्टोर में क्या लिखिएगा? प्ले स्टोर में आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा? प्ले स्टोर खोलने के बाद नौकरी तक एप्लीकेशन डाउनलोडिंग कर लीजिए। NAUKARI, नौकरी तक। ये एप्लीकेशन जब आप स्लाइड कीजिएगा मोबाइल को, 2-3 एप्लीकेशन के बाद नौकरी तक आएगा। यहाँ पे 10 के का मतलब 10,000 का परिवार है। इसको डाउनलोडिंग कीजिए। डाउनलोडिंग करने के बाद आपसे पूछेगा आप क्या हैं? तो आप बोलिएगा स्टूडेंट है। स्टूडेंट्स या पेरेंट्स, तो स्टूडेंट्स पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद बोलेगा वहाँ पे व्हाट्सएप और अनदर नंबर पे क्लिक करके अपना नंबर डालिएगा। उस पे ओटीपी आएगा, अपना नाम डाल लीजिएगा। बाद बाकी रामबान बुक करके वहाँ नोट्स, ये 39 पेज का नोट्स 96 रुपया दिखेगा, 106 रुपया कट जाएगा। पैसा जब कटे तो रिलैक्स रहिएगा, एकाएक बैक मत कीजिएगा, कटने दीजिएगा। सब कुछ वहाँ स्क्रीन पे डाउनलोडिंग करके प्रिंट आप निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला सवाल, अखिल भारतीय, अब पहले होम रूल लीग, जब आपसे बोले होम रूल लीग की स्थापना कब? तो 1916। लेकिन यहाँ लग गया अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या किया? अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया। अगला सवाल, गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? दक्षिण अफ्रीका कब गए? वकालत की पढ़ाई किए थे तो 1893 ईस्वी में पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए। किसके बुलाने पर गए? तो सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर, उनका मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में पहली बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका गए थे। कब गए? 1893 ईस्वी में गए थे। गांधी जी 1893 ईस्वी में कहाँ गए थे? अफ्रीका गए। किनके बुलाने पे? सेठ अब्दुल्ला के बुलाने पे, उनके निमंत्रण पे कि मेरे यहाँ आइए और आप वकालत यानी मुकदमा, हम पे जो केस है, आप मुकदमा मेरा लड़िए। ठीक है?
तो इनका केस लड़ने गए थे। अगला सवाल देखिए, गांधी जी भारत कब आए? वहां तो गए, गांधी जी वहां रहे भी, इसके बाद वही रह गए, 15-20 साल गए, इसके बाद वो भारत आए। तो वही पूछा आपसे, गांधी जी भारत कब लौटे? कब? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे, और 9 जनवरी को इसीलिए एक साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत लौट आए। गए कब थे? 1893 में। आए कब? बीच में आते गए, 2-3 बार भारत आए हैं, लेकिन पूर्णतः अपने देश में लौट के आ गए 9 जनवरी 1915 को आ गए, लौट के आ गए। और किन-किन का सपना है कि दक्षिण अफ्रीका जाएँ, बताइए? तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगला क्लास साइंस का होगा, तो साइंस का। और देखिए, आप लोग क्लास करते रहें। क्लास बिल्कुल ये सोच के सुन लीजिए, कम से कम वन लाइनर फॉर्म में इसका रिवीजन हो जाएगा। एनसीईआरटी या जहीं प जहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। मेरा भी पढ़ लीजिए, रिवीजन करवा रहे हैं, डीप में नहीं जा रहे हैं। जहाँ जो लगता है आपके सामने है। बाद बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप समझदार हैं। बेस्ट विशेस, जब भी बहाली आवे, जिस समय आवे, उस समय आपका सिलेक्शन हो जाए, यही कामना के साथ आज के लिए, अभी तक के लिए अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।